हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट 2023 के सीडीपी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। बी अनियमित और असंबद्ध होता है। सी परिमाणात्मक होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो है बहुस्तरीय और मिश्रित। डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि जो विकास है वो कैसा होता है? बहुस्तरीय होता है और साथ में मिश्रित होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ए वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। बी वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। सी बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। डी विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। ठीक है, जो निकट विकास का क्षेत्र है वो है सी। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ठीक है, कि कोई कक्षा चल रही है वो प्रगतिशील है और उसमें जो अधिगम करता है, ठीक है, और मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके दौरान जो अधिगम करता है यानी जो स्टूडेंट्स है उसका मूल्यांकन जो वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। जो मूल्यांकन वो किस लिए सहायता करता है? ठीक है, बी ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मूल्यांकन है वो बच्चों की समझ की जानकारी देता है कि बच्चों ने कितना कुछ सीख लिया है। क्योंकि जो जो भी बच्चे कक्षा के दौरान सीखते हैं तो टीचर जो है यही जानने के लिए मूल्यांकन करता है कि जो मैंने सिखाया है बच्चों को वो कितना समझ में आया है। तो इसलिए जो टीचर है वो मूल्यांकन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ठीक है, हमें संज्ञानात्मक विकास का पता है कि जो पियाजे ने थ्योरी दी है अपनी, और जो लेकिन उसके साथ जो सांस्कृतिक उपकरण जो एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है, तो वो जो थ्योरी दी है वो दी है हमारे लेवाइगोस्की ने। ठीक है, उन्होंने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जो थ्योरी है उन्होंने उसका प्रतिपादन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर और रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। ठीक है, दूसरा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। सी ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। ये तो जो है बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा,
और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, यानी उसको बढ़ावा देना। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग, जिसमें जो है अलग अलग तरह के बच्चे हो और उनका समूह बनाए और साथ में जो है उन्हें बैठाया जाए और जो है आपस में, ताकि वो बातचीत करे और उनका जो है प्रोत्साहन वो बढ़े। तो ये जो है आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। ठीक है, तो बहुभाषिता यानी बहुत सारी भाषा के अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं कक्षा में। कोई जो है वो किसी की मातृभाषा क्या है, किसी की मातृभाषा क्या है, ठीक है, कोई हिंदी बोलना पसंद करता है, कोई इंग्लिश बोलना पसंद करता है। तो उसको जो है किस रूप में जो है समझना चाहिए एक टीचर को, एज अ टीचर क्लासरूम के अंदर। ठीक है, एक समस्या, ठीक है, समस्या तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए टीचर को, क्योंकि जो बहुभाषिता मल्टीलिंगुअलिज्म को जो है वो बढ़ावा देना है। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और भारत तो जो है एक बहुभाषी राज्य है। सो दूसरा ऑप्शन है एक गुण और साधन के रूप में। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि शिक्षक को जो है एक गुण और साधन के रूप में जो है बहुभाषिता को जो है समझना चाहिए। रुकावट भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, यानी कौन सा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें अभी देखो कि बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, ये ठीक है बच्चों के लिए। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये भी ठीक है बच्चों के लिए। और त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी बच्चों के लिए ठीक है। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया कि कौन सी जो अधिगम सामग्री है वो उपयुक्त नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट जो है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, यानी उनका क्या विचार है कि जो समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बच्चों को देनी चाहिए, उसके पीछे क्या विचार जो है वो छिपा हुआ है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। नहीं, ये नहीं है। उनका जो एकमात्र जो उद्देश्य है उन बच्चों का वो ये है कि सबको जो है जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ ही जो जिनमें थोड़ी डिसेबिलिटी है उनके समान जो उनको भी उनके साथ जो है शिक्षा पाने का अधिकार हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, कि दोनों जो बच्चे हैं, जो जो डिसेबल बच्चे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं, उनको भी दूसरों बच्चों के समान जो है एजुकेशन लेने का जो है वो राइट है। ये समावेशी शिक्षा के पीछे जो अंतर्निहित विचार जो है वो छिपा हुआ है। ठीक है, उनका ये विचार नहीं है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, यानी अलग करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। नहीं, उनको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनको अलग करो आप, कि भाई आप डिसेबल हो तो आप इस चीज़ के योग्य नहीं है, आप इनके साथ नहीं पढ़ सकते। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं कहती है समावेशी शिक्षा। ये डी ऑप्शन दिया है कि बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। ये भी जो है बिल्कुल ठीक आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसके सिद्धांत है जैसे छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। ये जो तीनों सिद्धांत है ये इसके सिद्धांत है। लेकिन इनमें से कौन सा जो है अभ्यास का जो सिद्धांत है वो इसका सिद्धांत नहीं है। ये अभ्यास के सिद्धांत पर बल नहीं देता। तो इसलिए जो अभ्यास का सिद्धांत जो है वो। हमारा अंतिम प्रश्न है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से
वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है वह कौन सा है। ठीक है, कि जो पियाजे है उन्होंने कहा था कि बच्चा कौन सी अवस्था में जो है वो शुरू करना जो विचार अपना देना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है तार्किक रूप से किसी वस्तु के बारे में। जैसे बॉल है, वो गोल क्यों है, तो वो सोचता है। ठीक है, तो इसका आकार ऐसा क्यों है, मतलब धीरे धीरे जो है वो सोचना, अचिंतन मनन करना शुरू कर देता है। तो वह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो है बच्चा धीरे धीरे जो है क्या करता है कि सोचना शुरू कर देता है कि भाई क्या है, ये घटना क्यों हुई है, अगर कोई जैसे वो फिसल गया तो वो कैसे, उसके साथ क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं। तो वो सारी जो बातें उसके मन में आती है वो विचार करना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।